सर बोलो। सर वो बुकलेट एलिमेंट्री सेक्शन वाला है इक्विलिब्रियम का पेज नंबर 6 का सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट देख लेता हूँ। कौन सा पेज नंबर क्या बोले? 6? यस सर। कौन सा क्वेश्चन? E2। E2 यस सर। at 25 डिग्री सेल्सियस, यही वाला ना? KB फॉर BOH इज इतना। यस सर। ओके, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है सबके पास तो देख लो। स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके फाइन। ये पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर E2 देख लो, अगर बुकलेट है तो तुम्हारे पास। यहाँ पे दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे KB दिया हुआ है BOH का एक बेस है, वीक बेस, जिसका KB है देखो 1.0 इंटू 10⁻⁻12। तो ये तुमको KB के वैल्यू देख के ही पता चल जाएंगे कितना वीक बेस है ये, ठीक है। 10⁻⁻12 क्या बोला गया? ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ BOH हैज व्हाट वैल्यू ऑफ OH माइनस। OH माइनस का क्या वैल्यू होगा इसका? तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे? तो वीक बेस के केस में ये ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाओगे ना, याद है? जैसे हम लोग एसिड में लगाते हैं ना, वैसे ही बेस के केस में लगाओगे ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो यहाँ से अल्फा निकालोगे। ये देखो, अगर इसका हम लोग इनिशियल कंसेंट्रेशन C इनिशियल अगर C लिए, ये 0 0 है, तो कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा एज्यूम करते हैं तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, या C अल्फा या C अल्फा होगा। बोलो। यस सर। और यहाँ से तुम लोग को बताया था एक एक्सप्रेशन, ये क्योंकि मोनो एसिडिक बेस है ना, एक ही OH माइनस BOH है, तो अगर एक मॉलिक्यूल इसका आयनाइज होगा तो एक ही OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो ये इनफैक्ट एग्जांपल किसका है? ये मोनो एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेस के केस में हम लोग डायरेक्ट ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा के अल्फा इज अंडर रूट KB/C लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। तो यहाँ से देख लो KB का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 10⁻⁻12 है, और C कितना इनिशियल कंसेंट्रेशन 10⁻⁻2 है। कितना आ जाएगा अल्फा का वैल्यू? देखो क्या आ गया अल्फा यहाँ से? -5। 10⁻⁻5। ये 10⁻⁻5 अल्फा आ गया। अब यहाँ पे देखना तुम लोग, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हम लोगों को देखना है। तो OH माइनस क्या आ जाएगा बताओ? C अल्फा है, तो C का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻2 है। अल्फा है 10⁻⁻5, मिला के कितना आया? 10⁻⁻7। अब यहाँ देखो 10⁻⁻7, तो ये तो बेस से आ रहा है। इनफैक्ट वाटर से भी तो कंसिडर करोगे यहाँ पे, क्योंकि वाटर से भी जो OH माइनस आता है वो कितना आता है? 10⁻⁻7। -7। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? टोटल OH माइनस टोटल कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7, यही होना चाहिए ना? क्या दिया हुआ आंसर? सर आंसर है √2 इंटू 10⁻⁻7। √2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है ना। यस सर। √2 √2 कैसे होगा? अगर हम लोग देखें इस वाले इक्विलिब्रियम में अप्लाई करें, चलो एक सेकंड, हम लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो H प्लस वाला भी साइमल्टेनियसली लिखो, वाटर जो अगर डिसोसिएट करेगा H2O, ठीक है, ये H प्लस और OH माइनस में, तो यहाँ से आ रहा है ये वाटर का जो आएगा ये 10⁻⁻7 मोलर आएगा, ठीक है। उनको पता है ये वाटर का जो इक्विलिब्रियम है।
अब यहाँ पे OH माइनस टोटल अगर ले हम लोग C अल्फा प्लस 10⁻⁷, तो यहाँ से जैसे हम लोग KB का एक्सप्रेशन लिखते हैं, KB का एक्सप्रेशन क्या है, C अल्फा इंटू C अल्फा प्लस 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले लिए। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 माइनस अल्फा, ये तो 1 हो गया, यहाँ से हो गया अल्फा इंटू C अल्फा प्लस 10⁻⁷, और ये KB क्या आ जाएगा हमारा, KB जो दिया है हमारा 10⁻⁻12 है ना। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा हम लोगों को, ये करके देखना। तो ये इनफैक्ट C अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻⁷ अल्फा, ठीक है, और माइनस 10⁻⁻12 इक्वल टू 0। अब C का वैल्यू तो तुमको पता है ना, C का वैल्यू पता है या नहीं, 10⁻⁻2 है, तो माइनस ये अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻⁷ अल्फा माइनस 10⁻⁻12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा निकालो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके कुछ डिफरेंट आएगा या सेम आएगा, ये इतना ही आ रहा है या चेक करो एक बार, शायद यहीं से कुछ गड़बड़ हो। तो इसको अब हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते है ना इनफैक्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट वो दोनों कंपैरेबल है। 1 माइनस अल्फा को तो हम लोग वो कर लिए, तो यहाँ से करके देखना अल्फा में कोई डिफरेंस आ रहा है या सेम आ रहा है, ठीक है, फिर इसको चेक कर लेंगे। अप्लाई कर लोगे ना अंडर रूट, ये अल्फा का डायरेक्ट वो रूट वाला फॉर्मूला लगा लोगे बेस का, वो रेशियो वाला रूट्स का जो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, रूट्स निकालोगे यहाँ से क्या आ रहा है, निकला क्या, हेलो, कोई एक रूट निकालो, ट्राई करो। ये फॉर्मूला के हेल्प से निकालो ना, रूट वाला अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। सॉल्व होगा इससे या नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स आ रहा है बहुत, हेलो, होगा, जैसे अभी हम ट्राई, डी निकाले। अच्छा डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, ट्राई करना इसको, देखना क्या आता है, नहीं तो हम चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, इस तरह से ट्राई करके देखना क्या आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है या फिर इसी तरह से आ रहा है, ठीक है, फिर उसको हम लोग देख लेंगे। इस मेथड से एक बार ट्राई करके देखना, ये रूट निकाल के यहाँ अल्फा निकाल के, फिर इसके बाद ये C अल्फा प्लस 10⁻⁷ वो दोनों का ऐड करके देखना वो क्या वैल्यू आ रहा है OH माइनस का, क्लियर है ना, यस एक बार ट्राई करना। और क्या है, और किस क्वेश्चन में डाउट है, सर, यही सर। यही था, बाकी बन रहे हैं क्वेश्चंस, यस सर। ई तक बना लिए हो क्या, सेक्शन ई तक, सर पार्ट 3 तक बनाया है। पार्ट 3 में मतलब जितना पीएच कैलकुलेशन वाला हम बताए थे वो सब किए हो, यस सर। पार्ट 3 तक किए हो तुम, नहीं तो क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, पीएच कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस, यस सर। ओके फाइन, ठीक है, तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। बाकी तुम लोग बना रहे हो क्लास 10th वाले, दीक्षा तुम बना रही हो, पीएच वाला बनाए थे, उसके बाद प्रोडक्ट टेस्ट आ गया तो उसमें तैयारी कर रहे थे। तुम लोग 11th वाले एटलीस्ट तुम लोग तो ध्यान दो यार अपने टॉपिक में, तुम लोग अपने स्कूल के ही एग्जाम में मस्त रहते हो। सर बिकॉज एक्ट होगा ना तो इसीलिए, और टॉपिक डिफरेंट है जो कोचिंग में पढ़ा रहे हो जो स्कूल में, इसीलिए। ऐड क्या ही होगा, तुम लोग का थोड़ी ना बोर्ड कैंसिल हो रहा है,
तुम लोग को तो बोर्ड देना ही है, फिर 11th के मार्क्स के लिए क्यों? 11th का मार्क्स ऐड नहीं होता है कहीं? 11th में बस डिसेंट मार्क्स ले आओ, 70-80% जो है। 11th का मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है तुम्हारे बोर्ड में, तो इनफैक्ट नहीं होगा। बोर्ड पे थोड़ी कोई, क्योंकि तुम लोग भी सोच रहे होगा तुम्हारा बोर्ड कैंसिल हो सकता है। तो चांसेस हो सकता है ना। चांसेस हो सकता है। तुम लोग को इस साल भी नहीं देना है, वो तो अगले साल देना है, 2024 में देना है तुम लोग को, 23 में, 23 में देना है ना तुम लोगों को। यस। तो फिर उस समय तक कोई चांसेस नहीं है, तुम लोग ये मत सोच के बैठो अभी से। वो तो बोर्ड होगा ही लगातार, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 3 साल बोर्ड नहीं हो। तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा बोर्ड एग्जाम का। चाहे कोई भी सीन हो, वो बोर्ड होना ही है। अब 1 साल हो नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। सिचुएशन तो वैक्सीनेशन होगा तो वो तो इम्प्रूव होगा ही। इनफैक्ट बाकी सारे कंट्रीज में तो ऑलमोस्ट सब चीज ओपन ही है, केसेस आ रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। देखो तो वो बोर्ड, उसके चक्कर में मत रहो, ठीक है। तो इधर का भी 11th वाले तो एटलीस्ट ये तो जो जो टॉपिक चल रहा है उसको तो मैनेज करना ही होगा तुमको, स्कूल और ये दोनों करना ही होगा। इनफैक्ट जब तक ऑनलाइन है तब तो आसानी से कर सकते हो, ऑफलाइन में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। तो ऑनलाइन में तो तुमको मैनेज करना ही होगा, ये तो सबके साथ प्रॉब्लम होता है। ये एक्सक्यूज दोगे सर अलग, वहाँ अलग टॉपिक चल रहा है, यहाँ अलग, तो वो तो वर्षों से ऐसे ही चले आ रहा है। तो बाकी ऐसे रहता तब तो फिर किसी से मैनेज नहीं हो पाता। पहले भी तो वायरल बच्चे पढ़, क्लास करना, और जो स्कूल में हुआ है कोचिंग में नहीं हुआ, जो कोचिंग में हुआ स्कूल में नहीं हुआ, तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ गया था, इसीलिए नहीं। पीएच वाला तक ही बना, उसके आगे नहीं बना। और बाकी प्रीवियस जो चैप्टर्स हो चुके हैं वो हो गया है। यस सर, उसमें अतुल सर से डाउट क्लास में पूछ भी लेते हैं। अच्छा, चलो तब तो ठीक है, इसको भी कंप्लीट करने का कोशिश करो। ओके सर। ठीक है, चलो। तो हम लोग आगे अब इसमें बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस कर लिए थे ना। यस सर। चलो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशन पे। ठीक है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन का नाम कौन कौन सुने हो? सूरज, तुमको सुने होगे बफर सॉल्यूशन, यस सर। याद है कुछ? सर वो सब पीएच चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत एसिड और बेस डालने से। हाँ, कि बफर सॉल्यूशन देखो ये क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट में हम लोग एसिड या बेस ऐड भी कर दें तो वो अपने पीएच में चेंज नहीं होने देगा, वो अपने पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो हम लोग उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। लेकिन लिमिटेड अमाउंट में अगर एसिड या बेस ऐड करेंगे तभी वो अपने पीएच को मेंटेन रख पाएगा। बहुत ज्यादा अगर एक्सेस अमाउंट में एसिड या बेस मिला दो तो फिर उस केस में उसका पीएच मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये सॉल्यूशन which maintains its pH नियरली कांस्टेंट। ठीक है, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं रहेगा, नियरली, थोड़ा बहुत चेंज होता है। चेंज ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो होगा, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो नियरली उसका कांस्टेंट रहेगा इवन ऑन द addition of small amount of एसिड और बेस। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि ये अपने पीएच, चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। ठीक है, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, ऐसा लिख सकते हैं, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच। ठीक है, तो इवन एनी चेंज इन इट्स पीएच ऑन addition of small amount of एसिड और बेस। ठीक है, ये है बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन का सबसे कॉमन एग्जांपल, मतलब जो हम लोग बोल सकते हैं, हमारा ब्लड।
ब्लड जो है हमारे बॉडी में वो एक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन मतलब ब्लड का जो तुम लोग देखे होगे, ब्लड का पीएच तुम लोग को पता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो पीएच क्या होता है उसका, स्लाइटली बेसिक होता है ना, 7 से थोड़ा सा कम होता है। पढ़े हो या नहीं? कितना होता है ब्लड का पीएच? 7.4 होता है। हाँ, स्लाइटली बेसिक हम लोग उसको बोलते हैं, थोड़ा सा पीएच जो है बेसिक की तरफ होता है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ब्लड हमारा एक मतलब क्या है, एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब हम लोग देखो बहुत सारा मतलब इनटेक करते हैं, एसिडिक सब्सटेंस भी खाते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे खाते हैं जिसमें एसिड रहता है, बहुत सारे सब्सटेंस जो है बेसिक भी खाते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में इनफैक्ट एसिड भी प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता ही है। तो सारा जब प्रोसेस होने के बाद जब ब्लड में वो जाता है तो ब्लड का पीएच जो है ना उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो ब्लड जो है स्मॉल अमाउंट, क्योंकि हम लोग जो इंटेक करते हैं फ्रूट्स के थ्रू या फिर जो भी फूड के थ्रू इंटेक करते हैं तो उसमें तो एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है उसका, स्मॉल अमाउंट में ही एसिड या बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्लड का पीएच जो है वो नियरली कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ब्लड अपने पीएच में ज्यादा चेंज नहीं आने देता है, क्योंकि अगर ब्लड में अगर बहुत ज्यादा पीएच का चेंज आ जाएगा तब तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तब तो बहुत सारे बीमारी स्टार्ट हो जाएंगे। एसिडिटी देखे होगे, कभी कभी एसिडिटी होता है मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो वो एसिडिटी बोलते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंट एसिड लेते हैं ना, पढ़े होंगे एंट एसिड्स, सुने नहीं हो तुम लोग? यस। तो एक्सेस अमाउंट में जब हमारे बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंट एसिड यूज करना पड़ता है। तो एंट एसिड बेसिकली एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, तो क्या करता है एक्सेस ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह से ब्लड जो है, ब्लड एक बफर सॉल्यूशन का हमारे बॉडी में बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो ये तो हो गया डेली लाइफ से रिलेटेड। अब हम लोग बफर को इनफैक्ट जब केमिकल्स के टर्म में बात करेंगे तो इसका कंपोजिशन कैसा होगा, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन देखो, बेसिकली बफर जो होता है ना, बफर सॉल्यूशन, इसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर और दूसरा जो बफर है ये है बेसिक बफर, ठीक है। तो दो टाइप्स के बफर आ गए, एसिडिक एंड बेसिक बफर। इसका कंपोजिशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन का कंपोजिशन? तो अगर सिंपल बफर की हम लोग बात करें, एक सिंपल बफर होता है, एक मिक्स्ड बफर होता है। तो अगर सिंपल बफर की हम लोग बात कर रहे हैं, सिंपल बफर या फिर डायरेक्ट बफर भी उसको बोल सकते हैं, तो अगर वो एसिडिक बफर है तो एसिडिक बफर का कंपोजिशन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। एक वीक एसिड होना चाहिए, ठीक है, वीक एसिड, और प्लस एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो कि उसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ हो, ठीक है। इसका कंपोजिशन देखो, एसिडिक बफर का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, एक वीक एसिड होना चाहिए और उसके साथ एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो कि इसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये वीक एसिड होना चाहिए, ठीक है, और प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए वहां पे प्रेजेंट। वो जो वीक एसिड है ना, उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस वहां पे होना चाहिए। तो ये है एसिडिक बफर। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम लोगों को पता है ना, एसिड है तो एसिड जब डिसोसिएट करेगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस मिलेगा हमको, ठीक है। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ये है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड हमको पता है, ये वीक एसिड होता है या नहीं? फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है ना, है ना? यस। तो अगर बफर सॉल्यूशन का कंपोजिशन लिख रहे हैं हम लोग, एसिडिक बफर लिख रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड के साथ एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो कि यही वीक एसिड से बना हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है मिलके। तो हम लोग लिख सकते हैं HCOONA। ये सोडियम फॉर्मेट है, समझ रहे हो, सोडियम फॉर्मेट। ये किससे मिलके बना हुआ है, ये जो सॉल्ट है हमारा किससे मिलके बना हुआ है, देखो तो NaOH
किसके किसके रिएक्शन से ये फॉर्म करेगा? फॉर्मिक एसिड और NaOH के रिएक्शन से फॉर्म कर रहा होगा ये, बताओ। कोई भी सॉल्ट होता है तो वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, तो इसमें तुम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये सॉल्ट जो अगर गिवन है हमको, ये सॉल्ट में एसिड और बेस कौन सा होगा? कर पा रहे हो या नहीं आइडेंटिफाई? Yes, sir. एसिड कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड। और बेस कौन सा होगा? NaOH होगा। ठीक है, तो यस कोई भी हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. एक मिनट रुकना। कहाँ चला गया? हाँ, देखो अभी दिख रहा है क्या? अब कोई भी सॉल्ट होता है तो हम लोग इसको किसकी तरह ट्रीट करते हैं? सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यस और नो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पूरे पूरे अपने आयंस में बदलेगा, तो ये किस आयंस में बदलेगा? देखो HCOO माइनस और प्लस Na प्लस आयंस में बदला या नहीं? ये फॉर्मेट आयन मिल गया और Na प्लस आयन मिल गया। तो देखो ये क्या है, वीक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, और इस वीक एसिड के साथ क्या होना चाहिए? उसका कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो, तो इस सॉल्ट के डिसोसिएशन से इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है या नहीं? ये जो फॉर्मिक एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बताओ? HCO माइनस फॉर्मेट आयन, यही तो है ना इसका कॉन्जुगेट बेस। इस वीक एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है या नहीं बताओ? यस सर। तो ये कंपोजिशन हो गया हमारा एसिडिक बफर का। तो एसिडिक बफर में देखो, सिंपल बफर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक वीक एसिड होना चाहिए प्लस ऐसे बोलो एक सॉल्ट होना चाहिए जो कि उसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हो, या फिर हम लोग इस टर्म में बोल सकते हैं कि उस वीक एसिड का वहां पे कॉन्जुगेट प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एसिडिक बफर का कंपोजिशन हो गया। इस तरह से और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ले लिए CH3COONA और प्लस क्या ले लिया? CH3COOH। ये CH3COH ये क्या है? वीक एसिड है, और ये वीक एसिड यहाँ पे ये जो सॉल्ट लिए हैं इससे हमको क्या मिलेगा? CH3CO माइनस एसिटेट आयन मिलेगा, जो कि इसी वीक एसिड का ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है या नहीं बताओ? Yes, sir. तो ये दोनों क्या हो गया? एसिडिक बफर के एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो एसिडिक बफर में सिंपली ध्यान रखना एक वीक एसिड होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका कॉन्जुगेट बेस भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम लोग, एग्जांपल्स तो बहुत सारे लिख सकते हैं। तीसरा HCN, ये भी एक वीक एसिड है, प्लस NaCN ले लिया हम लोग। ठीक है, तो ये भी हमारा एसिडिक बफर का एग्जांपल हो गया। ये सारे एसिडिक बफर में आ गए। इसी तरह हम लोग बेसिक बफर की अगर बात करें, बेसिक बफर, तो बेसिक बफर में भी क्या है? जैसे एसिडिक बफर का कंपोजिशन है उसी तरह बेसिक बफर का भी होगा। बेसिक बफर में ध्यान रखना एक वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस, और प्लस एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो कि उसी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ है। WB ये वीक बेस है और SA स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक बेस प्लस एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो कि इसी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हो, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वीक बेस और प्लस उसका क्या होना चाहिए वहां पे? बेस का क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड ना। बेस के Yes. टर्म में हम लोग बात करेंगे तो वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसको हम लोग बेसिक बफर बोलेंगे। समझ आया बात? यस और नो? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं NH4OH, हमको पता है ये वीक बेस है, और इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले लें प्लस, जैसे मान लो NH4Cl ले लिए। अब ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ सॉल्ट है, तो ये NH4Cl जब डिसोसिएट करेगा तो ये अमोनियम आयन NH4 प्लस मिलेगा हमको। तो NH4 प्लस क्या है? इसका कॉन्जुगेट एसिड है या नहीं? ये वीक बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक, ये सिंपल बेसिक बफर का कंपोजिशन हो गया। कोई दिक्कत एसिडिक और बेसिक बफर में? बोलो, No, कोई sir. डाउट है? नहीं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये तो सिंपल एसिडिक बफर हो गया। हम लोग देखते हैं सबसे पहले एसिडिक बफर का कैसे हम लोग पीएच कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो एसिडिक बफर के केस में हम लोग पहले कंसिडर कर रहे हैं इसको, एसिडिक बफर को।
तो एसिडिक बफर में हम लोग कंपोजिशन इसका जान चुके हैं। कंपोजिशन क्या होना चाहिए, एक वीक एसिड होना चाहिए प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट बफर का केस हम लोग देख रहे थे, मतलब सिंपल बफर। बहुत सारे केसेस में मिक्स्ड बफर भी मिलते हैं। मिक्स्ड बफर का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली वहां पे हमको मतलब वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो डायरेक्टली नहीं दिख रहा होगा वहां पे, इनफैक्ट रिएक्शन होने के बाद वो बफर की तरह एक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्स्ड बफर, या फिर इसको इनडायरेक्ट बफर भी बोल सकते हैं हम लोग, और इनडायरेक्ट बफर, ठीक है। कैसे इनडायरेक्ट बफर होगा, तो यहाँ पे तुमको डायरेक्टली वो बफर की तरह नहीं दिख रहा होगा, बफर का कंपोजिशन डायरेक्टली नहीं मिल रहा होगा, वो एक रिएक्शन कराना होगा हमको, और रिएक्शन कराने के बाद वो बफर की तरह एक्ट करेगा। तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ले लिए NaOH और प्लस इसके साथ ले लिया CH3COH, ठीक है। ये एक एसिड और एक बेस ले लिया। अब ये देखो तो एसिडिक बफर का ये अभी डायरेक्ट तुमको कंपोजिशन दिख रहा है क्या, बताना। ये एसिडिक बफर का कंपोजिशन है, यस और नो? डायरेक्ट नहीं। Yes. नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा और ये वीक एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड थोड़ी ना ये डायरेक्ट बफर का कंपोजिशन है, लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एक एसिड है दूसरा बेस है, ऑब्वियसली आपस में रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो CH3COONA ये सॉल्ट बन गया और प्लस वाटर में। अब जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद देखोगे ये क्या बना, सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये सॉल्ट जो है, सॉल्ट जैसे ही बनेगा ये सॉल्ट डिसोसिएट हम क्या दे सकता है हमको, CH3COO- ये दे सकता है। अब ये देखो ये सॉल्यूशन अब बफर की तरह एक्ट कर सकता है, कैन एक्ट एज बफर। कब, किस कंडीशन में ये बफर की तरह एक्ट कर सकता है, बताओ, बोलो किस कंडीशन में ये बफर की तरह एक्ट कर सकता है। बफर, देखो बफर की तरह एक्ट करने के लिए, एसिडिक बफर की तरह एक्ट करने के लिए सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होना चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस तो हमको मिल गया रिएक्शन के साथ, जैसे ही रिएक्शन हुआ तो कॉन्जुगेट बेस तो मिल गया हमको। अब कॉन्जुगेट बेस के साथ साथ अगर CH3COOH भी अगर वहां पे प्रेजेंट होगा तभी तो ये दोनों बफर की तरह एक्ट कर सकता है, बताओ। Yes. यस और नो? तो इसमें ये वाला जो रिएक्शन होने के बाद ये बफर की तरह एक्ट तभी कर सकता है, एक कंडीशन है कि रिएक्शन होने के बाद ये CH3COH जो है ना ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। CH3COH इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, तभी तो ये उसके इसमें बफर की तरह एक्ट करेगा या नहीं, बताओ। अगर ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो NaOH के साथ ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद तो NaOH तो कंज्यूम हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा उस केस में। तो लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब जो रिएक्शन में पूरा पूरा खत्म हो गया, तो NaOH तो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन CH3COH एसिटिक एसिड अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये तो सॉल्यूशन में बचा हुआ रहेगा या नहीं रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। तो ये वीक एसिड तो बचा हुआ रहा, और प्लस ये सॉल्ट तो ऑटोमेटिकली बन ही रहा है रिएक्शन होने के बाद, तो ये सॉल्ट से उसका कॉन्जुगेट बेस तो हमको मिल गया। तो वीक एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस ये दोनों मिलकर अब एसिडिक बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं या नहीं, बताओ। Yes. तो ये क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग इसको देखो ये इनडायरेक्ट बफर का एग्जांपल हो गया या मिक्स्ड बफर का, समझ रहे हो बात। Yes, sir. Yes. यहाँ पर डायरेक्ट तुमको बफर का कंपोजिशन नहीं दिख रहा होगा, बट जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करेंगे ना तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या हो रहा है वो बफर की तरह एक्ट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट बफर, ठीक है। कोई दिक्कत, No, sir. फटाफट नोट कर लो, ठीक है। तो ये जो था ऊपर अभी जो हम लोग देख रहे थे ये सिंपल बफर, या फिर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बफर भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट बफर लिख लो।
ये डायरेक्ट बफर का एग्जांपल यहाँ पे हमको दिख रहा था, और ये क्या है, इनडायरेक्ट बफर हम लोग देख रहे थे। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा इसको इनडायरेक्ट बफर बोलना। ठीक है, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे मान लो NaCN प्लस H2SO4। अब ये बफर की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं, बताना तो। ये बफर की तरह एक्ट कर सकता है, यस और नो। NaCN प्लस H2SO4 ये बफर की तरह काम कर सकता है या नहीं, बताओ तो फटाफट। कंडीशन भी बताना, किस कंडीशन में ये बफर की तरह एक्ट करेगा। बोलो बोलो जल्दी। सर ये NaCN बेस है और H2SO4 एसिड है, लाइक वो देगा HCN प्लस Na2SO4। तो Na2SO4 एग्जैक्टली ये बेस, इसको ये सॉल्ट है, मतलब ये सॉल्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो इसमें थोड़ा बहुत बेसिक कैरेक्टर है, समझ रहे हो ना, बेसिक सॉल्ट है ये। तो ऑब्वियसली ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है बताओ, Na2SO4 और प्लस यहाँ पे क्या बन गया HCN। तो HCN वीक एसिड तो बना हमारा, ठीक है, वीक एसिड तो यहाँ पे फॉर्म हो गया हमारा, और वीक एसिड के साथ हमको क्या क्या चाहिए, उसका कॉन्जुगेट एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, सॉरी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस में हमारा Cn माइनस अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, और HCN तो यहाँ फॉर्म ही हो रहा है, तो ये दोनों अब मिलके क्या हो सकते हैं, इनडायरेक्ट बफर बन सकते हैं या नहीं, बताओ। कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिएक्शन होने के बाद कंडीशन क्या होना चाहिए बताओ, कि NaCN जो है ये क्या होना चाहिए, शुड बी लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। NaCN शुड बी लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, तभी तो इसको बोलेंगे ना हम लोग एसिडिक बफर, यस और नो। Yes, sir. हेलो, yes, sir. NaCN should be left in the reaction, left in the solution after reaction। तो रिएक्शन होने के बाद NaCN का अमाउंट अगर बचा हुआ है, तो वहां से हमको Cn माइनस मिल जाएगा, और HCN यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो देखो वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस हमको यहाँ पे मिल गया, तो अब ये बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं ये इनडायरेक्ट बफर का एग्जाम्पल हो गया, इनडायरेक्ट बफर। कोई दिक्कत? सर ब्लड कौन सा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट? हम्म, सर ब्लड कौन सा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्या बोल रहे हो, ब्लड? यस सर। ब्लड में तो बहुत सारे एसिड और बेसिस मिक्स रहता है ना, तो वो इनफैक्ट ब्लड में क्या है, ब्लड में इनफैक्ट रिएक्शन तो होते रहता है ना, एसिडिक सब्सटेंस भी हम लोग खाते हैं, बेसिक सब्सटेंस भी खाते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस तो दोनों वहां आ रहा है, तो रिएक्शन होने के बाद ही वो हो रहा होगा। तो केमिकल रिएक्शन तो ऑब्वियसली वहां हमारे बॉडी में होता ही रहता है ना। यस सर। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट बफर ही हम लोग एज्यूम कर सकते हैं एक तरह से। समझ आया बात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बफर में क्लियर है या नहीं कॉन्सेप्ट? डायरेक्ट बफर में तुमको देखो, वो ऑलरेडी पहले से ही दिख रहा होगा उसका, जो कंपोजिशन होता है बफर सॉल्यूशन का, एसिडिक बफर का कंपोजिशन क्या होता है, एक वीक एसिड होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए, जो उसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हो। अब इनडायरेक्ट बफर के केस में क्या है, इनडायरेक्ट बफर में हम लोग देख रहे हैं जहां पे एसिड और बेस या फिर दो सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद वो जो है बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है। तो इससे रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, ये बताना तो तुम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इनफैक्ट जेई में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज
बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन थे। ऑप्शन 1 है हमारा HNO3 एंड CH3COH, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स है। ठीक है, दो दो पेयर दिया हुआ है हमको, ये KOH एंड CH3COONA, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 है HNO3 एंड CH3COONA, एंड ऑप्शन 4 है हमारे पास CH3COH एंड CH3COONA। चलो बताओ तो, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, बताना। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। मोर इनमें देन से वन, क्या, मोर देन वन करेक्ट। पता नहीं, देख लो ऑप्शंस कौन कौन से आ रहे हैं, मोर देन वन भी हो सकता है। जल्दी बताना, ये तो आसान है। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बफर दोनों कंसिडर करके तुमको बताना है। ठीक है, क्योंकि दोनों केसेस हम लोग कंसिडर कर चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें देखो, सर लास्ट दो, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ, और किसका आ रहा है? शुभम। हाँ सर, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ, फोर्थ वाला तो डायरेक्ट ही दिख रहा है हमको, फोर्थ तो होगा ही। फोर्थ में कोई कंफ्यूजन है क्या? फोर्थ तो होना ही चाहिए, डायरेक्ट बफर है ना, ये तो वीक एसिड है हो गया। और ये वीक एसिड का क्या है यहाँ पे? कॉन्जुगेट बेस इसका प्रेजेंट है ये, है ना। तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे कोई रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन हम लोग अगर देखें, HNO3 एंड CH3COH। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और CH3COH क्या है? वीक एसिड। अब दो एसिड आपस में रिएक्शन करेगा क्या? दो एसिड ही हैं, दो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे पहले केस में? No, यस sir. और नो? नो। तो पहले केस में तो पहला तो बफर की तरह एक्ट कर ही नहीं सकता है। दूसरे में देखो, KOH प्लस CH3COONA, अब ये बफर की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं? अब इसमें तुमको देखना होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बोलो। KOH और CH3COONA का रिएक्शन होगा या नहीं? सर CH3COH तो बनेगा नहीं, तो OH रिलीज करे KOH। तो ये एक बेस हो गया ना, और ये क्या हो गया? यहाँ पे देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वाला सॉल्ट जो है, ये भी एक तरह से बेसिक सॉल्ट ही है ना। देख लो तुम लोग, सॉल्ट देख के पता करो। CH3COONA है, तो CH3CONA ये सॉल्ट जो बना हुआ है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हुआ है, एक तरह से बेसिक सॉल्ट का ही एग्जाम्पल है ना ये। बताओ, NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और CH3COH क्या है? वीक एसिड। तो ये जो सॉल्ट बना हुआ है, ये क्या है? बेसिक सॉल्ट है या नहीं? Yes, sir. तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका भी नेचर बेसिक है, तो यहाँ इन दोनों में रिएक्शन होगा क्या? यस और नो, बताइए। तो ये नहीं होगा ना? हेलो, नहीं होगा सर। तो ये सेकंड वाला भी नहीं हो गया, तीसरे वाले में रिएक्शन होगा या नहीं, बताओ। थर्ड वाले में क्या सीन है? होगा। होगा, क्योंकि ये देखो, एसिड है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, और ये जो सॉल्ट है, अभी हम लोग चेक ही किए थे ऊपर, ये एक बेसिक सॉल्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, इसके पास बेसिक बिहेवियर है। तो ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, बताओ? CH3COH और प्लस
क्या बनेगा? NaNO3। NaNO3। ठीक है, अब जैसे ही ये रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या है, यहाँ पे हमको वीक एसिड तो मिल ही गया, और वीक एसिड के साथ ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो गया कॉन्जुगेट बेस, तो इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या कहला सकते हैं, इस वीक एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं या नहीं, बोलो। तो ये डायरेक्ट बफर हमको नहीं दिख रहा था, लेकिन जब हम लोग रिएक्शन कराए तो ये इनफैक्ट एक इनडायरेक्ट बफर का एग्जांपल हो गया। लेकिन फोर्थ वाला तो वो डायरेक्ट बफर ही था, ये डायरेक्ट बफर हो गया, और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट बफर। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराने के बाद वो बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब भी तुमको बफर सॉल्यूशन का चेक करना होगा तो वो ध्यान देना, हमेशा तुमको दोनों चेक करना होगा, डायरेक्ट है या फिर वो इनडायरेक्ट केमिकल रिएक्शन होके वो बफर की तरह एक्ट कर सकता है। समझ रहे हो बात? तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 करेक्ट है। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ किसी को, कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका पीएच कैसे निकाला जाता है, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। इसके लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू, ये अभी डिराइव भी करेंगे हम लोग, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, ये है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को बोला जाता है, ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को कौन दिया था, दो साइंटिस्ट मिलके दिया था, इसका नाम क्या है, हेंडरसन हैसल बाल्च इक्वेशन, इसको ये बोला जाता है। ये जो इक्वेशन है फॉर्मूला पीएच कैलकुलेट करने का, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये याद रखना। और ये जो लॉग ले रहे हैं यहाँ पे बेस 10 है, ये ध्यान रखना। तो इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, हेंडरसन हैसल बाल्च इक्वेशन। अब देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, डेरिवेशन इसका कैसे होता है, कैसे आता है ये। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक कोई एसिडिक बफर का केस ले लें, एसिडिक बफर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एसिडिक बफर में जैसे हम लोग ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, CH3COH और प्लस CH3COONA, ठीक है। अब इसमें जब इक्वेशन लिखोगे तुम लोग, ये देखो CH3COOH क्या है, ये डिसोसिएट करेगा, इसके में आयनाइज कर रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ एस्टेब्लिश होगा, CH3CO माइनस और प्लस ये H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और एट द सेम टाइम वहां पर CH3COONA भी प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, देखो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डायरेक्टली ये डिसोसिएट करके CH3CO माइनस और ये Na प्लस बना दिया। अब इसका जब हम लोग इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे, CH3COH का इक्विलिब्रियम लिखोगे ये ऊपर वाले रिएक्शन का, ठीक क्या आएगा, K का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, K क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस और इनटू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यस और नो बताना। और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, यही आएगा ना उसका एक्सप्रेशन। यस। अब यहाँ ध्यान देना तुम लोग, अब कॉमन आयन इफेक्ट तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ से पहले देखो ये H प्लस का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल लेते हैं। H प्लस का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये K इंटू क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है, ये आ गया। कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे इन दोनों केसेस में कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा या नहीं, बताओ। कॉमन आयन इफेक्ट बता चुके हैं, यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं कॉमन आयन इफेक्ट, बोलो। है, क्योंकि ये देखो CH3COH जो है ये हमारा वीक बेस सॉरी वीक एसिड है। तो वीक एसिड हमको पता है वो ऑलरेडी अब पहले से ही कम आयोनाइज होता है। अब इसके प्रेजेंस में हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, जो कि उस वीक एसिड के साथ एक कॉमन आयन शेयर कर रहा हो। यहाँ पे देखोगे एसिटेट आयन, ये कॉमन आयन शेयर हो रहा है इस वीक एसिड के इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे देखोगे ये जो वीक एसिड है ये वाला,
ये कॉमन आयन, जो कॉमन आयन के प्रेजेंस में तुम लोग को क्या बताए थे कि कॉमन आयन के प्रेजेंस में वीक एसिड या बेस का आयोनाइजेशन और भी क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। मतलब एक तो ऑलरेडी पहले से ही वो कम आयोनाइज कर रहा था, लेकिन कॉमन आयन के प्रेजेंस में लीच-एटलियस प्रिंसिपल लगाओगे ना, इक्विलिब्रियम पे CH3CO- का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए ये CH3CO- क्या है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और इक्विलिब्रियम पे अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल वो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बताना तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। Yes, sir. तो ये कॉमन आयन के प्रेजेंस में ये इसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब जो ये CH3COH जो थोड़ा बहुत आयोनाइज कर भी रहा था, अब उसका आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सप्रेस हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब बिल्कुल अगर ये ना के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम पे जो CH3COH का कंसंट्रेशन होगा वो हम लोग क्या ले सकते हैं, एक तरह से इनिशियल जो एसिड लिए थे उसी के कंसंट्रेशन के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वो बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत बिल्कुल अगर आयोनाइज हो रहा है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर उसको नेग्लेक्ट करने के बाद उसका जो कंसंट्रेशन आएगा ये हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लिख सकते हैं या नहीं, बताओ। ये जो इनिशियली लिया गया था एसिड का कंसंट्रेशन वही रह जाएगा या नहीं, बोलो। Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम पे भी वही कंसंट्रेशन रह गया। अब देखो ये जो CH3CO- का कंसंट्रेशन है, अब ये जो CH3CO- का कंसंट्रेशन है ये मेनली कहाँ से आ रहा होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पे तो इस इक्विलिब्रियम से जो CH3CO- आ रहा है ये तो बहुत ही कम होगा, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेन जो CH3CO- आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बताओ। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये जो सॉल्ट लिए हैं इसके डिसोसिएशन से आ रहा है, यस और नो। मतलब इसके रेस्पेक्ट में जब ये वाले कंसंट्रेशन को अगर कंसिडर करोगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो सॉल्ट से जो इसका कंसंट्रेशन आ रहा है और यहाँ जो इस ये वीक एसिड के आयोनाइजेशन से जो आ रहा है, ये क्या इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं, बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेनली जो कॉन्जुगेट बेस है इस केस में, कॉन्जुगेट बेस का जो मेन कंसंट्रेशन है मेजोरिटी या मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन हम लोग बोल सकते हैं वो मेनली किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू So, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ड्यू टू सॉल्ट या फिर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख लो यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर सॉल्ट ही लिख लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज सॉल्ट यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, अब जब हम लोग यहाँ पे इसको रीराइट करके लिखेंगे तो रीराइट करने पे क्या आ रहा है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ H+ हम लोग लिख सकते हैं ये K, और N2 क्या आ जाएगा, CH3COH के जगह हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय CH3CO- को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक तरह से कॉन्जुगेट बेस ही तो है उस एसिड का, और ये कॉन्जुगेट बेस का तुमको कंसंट्रेशन मेनली कहाँ से निकालना है, वो जो सॉल्ट का डिसोसिएशन होगा उस सॉल्ट के डिसोसिएशन से तुम लोग कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन निकालोगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो सॉल्ट टूटेगा पूरा पूरा 100% आयोनाइज हो जाएगा, तो 100% आयोनाइज होने से क्या होगा, वो डायरेक्टली हमको वहां पे कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखो इसको जब हम लोग पीएच के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पीएच मेनली क्या होता है, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, तो हम लोग माइनस लॉग दोनों साइड ले लेते हैं, तो यहाँ भी माइनस लॉग H+ ले लिए और इस साइड भी अगर माइनस लॉग ले लिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो माइनस लॉग Ka और यहाँ पे माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। अब देखो ये माइनस लॉग H+ क्या हो गया, हमारा पीएच हो गया, और माइनस लॉग के को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी के लिख सकते हैं, माइनस लॉग के को। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो है माइनस लॉग एसिड बाय कॉन्जुगेट बेस है, तो इसको प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर प्लस लिख लोगे
तो कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऊपर चला गया और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आ गया। तो जो इक्वेशन हम ऊपर लिखे थे वही इक्वेशन आ गया या नहीं, बताओ, डिराइव हो गया ये। pH is equal to pK प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। देखो ये जो था हेंडरसन हेसल-बाल्च इक्वेशन, ये था ना, pH is equal to pK प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। किसी को बताओ, डेरिवेशन समझ आया नहीं, कैसे डिराइव हुआ ये? सर कंजुगेट बेस के सॉल्ट भी तो लिख सकते हैं। सॉल्ट डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर सॉल्ट लिखोगे तो वहां गलती होने का चांसेस है। कैसे हम बताएंगे, जैसे मान लो अगर मोनो मतलब 1:1 का कंसंट्रेशन है, उस टाइप का सॉल्ट अगर ले लोगे, जैसे मान लो CH3CONA है, तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इस केस में कोई दिक्कत नहीं होगा, CH3CO माइनस हो गया और ये Na प्लस आ जाएगा। तो ये अगर 1 मोलर लिए हो तो यहाँ पे जो हमारा ये CH3CO माइनस आएगा, ये भी डिसोसिएट होके ये 1 मोलर ही मिलेगा। तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो इस टाइप का हमको सॉल्ट हो गया, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ये कैल्शियम एसीटेट ले लें, ठीक है, CH3 कैल्शियम एसीटेट, CH3CO होल ट्वाइस और Ca, ये अगर सॉल्ट है कैल्शियम एसीटेट, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है ना, ये बताओ। तो अब ये अगर टूटेगा तो ये अगर डिसोसिएट करेगा तो ये देखो क्या बनेगा, Ca2 प्लस और प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3CO माइनस, ऐसे आएगा, यस और नो? अब अगर मान लो इसका कंसेंट्रेशन अगर इनिशियल 0.1 मोलर दिया गया, ये दोनों 0 है, जब ये पूरा पूरा डिसोसिएट कर जाएगा तो यहाँ तो ये 1:1 का रेशियो है, कैल्शियम तो एक ही फॉर्म किया, तो कैल्शियम तो 0.1 मोलर ही मिलेगा, लेकिन एसीटेट आयन 0.1 मोलर मिलेगा क्या? कितना हो जाएगा अब इस केस में, कितना हो जाएगा बताओ सूरज? 0.2 ये 2 × 0.1 मोलर हो जाएगा ना, क्योंकि 1 मोल से अगर ये 2 मोल मिलता है तो 0.1 मोल से ये कितना मिलेगा, 0.1 × 2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 मोलर। तो अब जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है इस केस में, ये जो अगर मान लो ये कॉन्जुगेट बेस है, तो इस केस में कॉन्जुगेट बेस का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, 0.2 मोलर, और जो सॉल्ट लिए थे ये हमारा 0.1 मोलर है, तो इस केस में गलत हो जाएगा या नहीं, समझ रहे हो बात? यस सर। तो इसलिए हम लोग सॉल्ट प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर सॉल्ट लिख लोगे तो डायरेक्ट तुमको ये सॉल्ट दिख रहा होगा तो यहाँ पे यही वाला पुट कर दोगे तुम लोग, ठीक है, तो वहां पे गलती हो जाएगा फिर। इसलिए हम लोग मोर अप्रोप्रिएट है, बहुत सारे बुक्स में देखोगे वो सॉल्ट लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो सॉल्ट लिखने में वही दिक्कत वही है कि तुमको मेनली जो है वो सॉल्ट से ही आता है, वो कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्ट से ही आ रहा है। लेकिन अगर वो मतलब अगर 1:1 के रेशियो के अलावा अगर कोई और दूसरा रेशियो है तो फिर वहां पे उस केस में तुम्हारा आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि मेनली जो हम लोग लिखते हैं वो कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन वहां पे लिखना पड़ता है। तो इस केस में देखो यहाँ पे सॉल्ट हमारा क्या है, 0.1 मोलर है, लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन है ये 0.2 मोलर है। तो इस केस में अगर 0.1 पुट कर दोगे तुम तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि हम लोग कॉन्जुगेट बेस ही यूज करें। समझ आया? यस सर। अगर ये 1:1 का रेशियो है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अगर इस टाइप की केसेस मिल रहे हो तब तो आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं, सॉल्ट लिखो या कॉन्जुगेट बेस लिखो, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। बट जहाँ पे रेशियो अगर चेंज होगा, दोनों का रेशियो अलग अलग होगा, तो उस केस में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिक बफर के केस में हम लोग इस तरह से पीएच कैलकुलेट करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एसिडिक और बेसिक बफर के दोनों के, बेसिक बफर में क्या हो जाएगा सर, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो हम लोग चलो अगले क्लास में इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन का। बेसिक मतलब समझ आ गया ना, एसिडिक बफर या बेसिक बफर किसको हम लोग बोलते हैं, समझ आया? यस और सर। पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम लोग ध्यान रखना,
ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, ये अगले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग अप्लाई करके कैलकुलेशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बफर वाला। क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है, देखोगे रेगुलर इससे क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल। इसको इनफैक्ट बहुत सारे चैप्टर्स के साथ मिक्स करके भी दिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है बफर वाला, अच्छे से करना इसको। क्वेश्चंस हम अगले क्लास में इसके डिस्कस कराएंगे, इसके क्वेश्चंस अभी छोड़ देना, अगले क्लास होने दो, फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ। कुछ पूछना है शुभम? सर तो इस टॉपिक में भी पीएच कैलकुलेशन और ये बफर आइडेंटिफाई करना होगा बस। हाँ, अभी तक वहां तक कर सकते हो तुम लोग। क्वेश्चंस इसके कैसे पीएच कैलकुलेट करना है बफर का, वो हम अगले क्लास में ऐसे कर भी सकते हो तुम लोग। फॉर्मूला तो ऐसा पता चल ही चुका है ना, फॉर्मूला तो याद है ही तुम लोगों को, फॉर्मूला तो बता ही दिए, तो उसको यूज करके सिंपल सब क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करो, तुम लोग बना सकते हो। क्वेश्चंस हम अगले क्लास में और भी करा देंगे, तुम लोग जितना बनाओगे, उसमें डाउट आएगा तो पूछ लेना, नहीं तो फिर अगले क्लास में हम कराएंगे, ठीक है। यस सर। चलो, और कुछ पूछना है इसमें रिलेटेड? दीक्षा, नो सर। अंशुल, तुमको समझ आया या नहीं? तुम्हारा कुछ आज क्लियर हुआ? सर वो चला गया। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है फिर चलो, तो अगले क्लास में हम लोग करते हैं। तुम लोग बना के रखो, क्वेश्चंस बनाते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, अगले क्लास में हम आगे डिस्कस करते हैं।